देखिए, आज हम क्या करते हैं, उच्चारण स्थान और प्रयत्न पर चर्चा करते हैं। सामान्य रूप से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि किसका क्या उच्चारण स्थान है। जैसे परीक्षा में हम बैठे, तो परीक्षा में इतना प्रेशर होता है कि सामान्य बातें भी हम भूल जाते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सामान्य जो प्रश्न है वह हमारे गलत न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हम उच्चारण स्थान और जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न हैं उसको हम देखते हैं सामान्य रूप से। देखिए, जो वर्णमाला है, जिसकी चर्चा की गई है उच्चारण स्थान और प्रयत्न के विषय में, वो चार्ट आपके सामने है। इतने ही वर्णों की चर्चा की गई है। जैसे हम देखते हैं उच्चारण स्थान, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। पहले हम उच्चारण स्थान कैसे, कहाँ पर क्या होते हैं उसको देखते हैं। देखिए, जैसे यह है एक व्यक्ति का चित्र, ठीक है। यहाँ पर यह एक व्यक्ति का चित्र है, ठीक। अब यह कोई व्यक्ति है, यहाँ पर उच्चारण स्थान हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, ओष्ठ, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। यहाँ पर ओष्ठ होता है और ओष्ठ के ही बाद यहीं पर दंत होता है, दांत होते हैं ना। दंत से हमें आगे वाले दांत लेने हैं। जो उच्चारण होता है वो आगे के दांतों से ले होता है, पीछे के दांतों से उच्चारण नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दंत से हमें उच्चारण के समय, दंत से हमें क्या लेना है, जो आगे के दांत हैं, ठीक है, वह उच्चारण में हमें लेने हैं, पीछे के दांत नहीं। तो यह उच्चारण स्थान हो गया, ओष्ठ, उसके बाद दंत। और दंत के बाद हम यहाँ पर देखते हैं दांत के ठीक पीछे, यहाँ पर ऐसे होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मूर्धा, क्या होता है यहाँ पर, मूर्धा। जहां पर हम टॉफी खाते हैं, चूसने वाली वस्तु हम जहां पर रखते हैं और वह ऊपर जहां पर लगता है वह क्या है, मूर्धा, ठीक है। टॉफी खाने वाला अथवा चूसने वाला जो भी द्रव्य हम रखते हैं वह मूर्धा है। जिह्वा का बीच वाला भाग जहां पर जुड़ता है वह मूर्धा है, और मूर्धा और दंत के बीच में जो मोटा सा भाग है, थोड़ा उठा हुआ भाग है, वह तालु है, ठीक। जो यहाँ पर दांत के ठीक पीछे, दांत से लगा हुआ थोड़ा सा उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, मोटा सा भाग होता है, वह तालु होता है। तो देखिए, यहाँ पर ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा और यहाँ पर कंठ, इतने उच्चारण स्थान हम देखेंगे। और एक उच्चारण स्थान आपको दिखेगा, नासिका, ठीक है। ये उच्चारण स्थान आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, नासिका, नासिका है, यह ओष्ठ, यहीं पर क्या है, दंत है, यहां पर ठीक दांत के पीछे तालु, तालु से ठीक पीछे जो जहां पर थोड़ा सा गड्ढा होता है, यहां पर क्या होता है, मूर्धा, और यहां पर कंठ। इतने उच्चारण स्थान को हमें देखना है। अब हमें याद है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इच यशानाम तालु, ऋचुरसाणाम मूर्धा, दृतुलसानाम दंताः, उपोपद्मानीयाम ओष्ठौ, ठीक है। इस प्रकार से ए दयितो कंठताल, ओ दौतो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम। लेकिन हमें यह याद कैसे रहे,
इसको देखना है। तो सबसे पहले हम कवर्ग को देखते हैं। कवर्ग देखिए ये क्या है, क ख ग घ ng, क ख ग घ ng। इनका उच्चारण कैसे करेंगे? यदि हम भूल गए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसको हम वहां पर परीक्षा स्थल पर बोलेंगे। क को बोलिए, तुरंत बोल करके देखिए। देखिए और विशेष बात, ये जो क से लेकर के म तक हैं, ये सब स्पर्श वर्ण हैं। आगे आपने पढ़ा कल, कादयो मावसाना स्पर्शा। क है आदि में जिसके, क है आदि में जिसके, और म है अवसान में जिसके, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। तो क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण हैं, 25 वर्ण, यह स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। स्पर्श का अर्थ क्या हुआ? जो मुख से लेकर के अंदर तक एक ऊपर का भाग है, एक नीचे का भाग है। तो नीचे के भाग से ऊपर के भाग का जुड़ना, स्पर्श होना, यह होता है इन 25 वर्णों के उच्चारण में। जैसे हमने क कहा, तुरंत आप बोल के देखिए, क बोलने पर किसका स्पर्श हुआ? आप लोग बताइए किसका स्पर्श हो रहा है? बोलना है, यहाँ पर व्याख्या नहीं चल रही है। कंठ। हाँ, कंठ का स्पर्श हो रहा है ना। तुरंत बोलकर के आपको देखना, क ख ग घ ng। किसका स्पर्श हो रहा है? कंठ का स्पर्श हो रहा है। देखिए कंठ के जो अवयव हैं वो आपस में स्पृष्ट हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो यह स्पर्श हो रहा है कंठ का। तो क ख ग घ ng, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। स्पष्ट है? अब आगे देखिए, अब चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हम भूल गए हैं कि चवर्ग का उच्चारण स्थान होता क्या है। अब हम च बोलेंगे, च। अब ये बताइए कि जो जिह्वा है, जिह्वा का किससे स्पर्श हो रहा है? आप लोग बताएं, च बोल करके बताइए, जिह्वा किससे स्पर्श कर रही है? तालु। तालु से। तालु, देखिए ये जो तालु है, यहां पर जब आप च बोलेंगे तो दांत से ठीक पीछे यहां पर आपका स्पर्श हो रहा है, जो तालु है। च छ ज झ ञ। ठीक है, जिह्वा जो है तालु की तरफ ही जा रही है। स्पष्ट हुआ? अब इसके बाद देखिए, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। कितना हो गया? इसके बाद टवर्ग आया। अब टवर्ग का उच्चारण स्थान हम भूल गए हैं, अब हम क्या उच्चारण स्थान लिखेंगे इसका? तो ट को हम बोलेंगे ट। अब बताइए, ट को बोलने पर जिह्वा कहां जा रही है? ट हमने बोला, जिह्वा कहां गई? मूर्धा। प्रैक्टिकल करना है आप लोगों को, बोलना है। मूर्धा। ट का उच्चारण करने पर किसका स्पर्श हो रहा है? मूर्धा। मूर्धा। मूर्धा का, बिल्कुल। एक टवर्ग का उच्चारण करने पर मूर्धा से स्पर्श हो रहा है जिह्वा का। देखिए
मूर्धा हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है, जहां पर हम टॉफी रखते हैं, ठीक है, वह मूर्धा है। तो ट का उच्चारण करने पर ट, ठ, ड, ढ, ण, जिह्वा वहां जा रही है। जिह्वा दांत के पास ले जाकर ट, ठ, ड, ढ, ण बोलिए। कोशिश करिए, दांत के पास ले जाइए जिह्वा को। ट बोलिए, जिह्वा को दांत के पास ले जाइए। बोल रहे हैं ट को, जिह्वा को दांत से स्पर्श कराकर बोल सकते हैं? नहीं। नहीं। नहीं बोल सकते हैं। कोशिश करिए, नहीं बोल नहीं। सकते हैं। अच्छा, जिह्वा को जो है मूर्धा से स्पर्श न कराइए, बिना स्पर्श कराए ट बोलिए, कहीं स्पर्श न कराइए। ट बोलकर ट उच्चारण करिए, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल करते रहिए, केवल सुनिए नहीं, व्याख्या नहीं चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हुए चलिए। तो ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अब आगे देखिए, त, ध, न, इसका उच्चारण स्थान हमें नहीं याद है, तो कैसे हम त को बोलेंगे? त को बोलिए, जिह्वा कहाँ जा रही है? दंत। दांत के पास जा रही है ना। अच्छा, जिह्वा को दांत के पास नहीं ले जाइए और त का उच्चारण करके दिखाइए। जिह्वा दांत के पास नहीं जानी चाहिए। त बोलिए। नहीं हो रहा है। बोल पा रहे हैं? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, नहीं बोल पाएंगे। तो त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण करने पर हमारी जो जिह्वा है वह दांत के पास जा रही है, इसलिए त, थ, द, ध, न, इसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? वह दंत। दंत है। ठीक, स्पष्ट है? वह दंत है। इसके बाद प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान हम भूल गए हैं। प को बोलिए, किसका स्पर्श हो रहा है? ओष्ठ का। जो ओष्ठ है वह मिल रहा है ना? यस सर। अच्छा, कोशिश करिए बिना ओठ को मिलाए आप प का उच्चारण करिए। कोशिश करिए, ओठ को नहीं मिलाइए और प का उच्चारण हो जाए। सर नहीं होगा। नहीं हो रहा है ना? हो ही नहीं सकता है। अर्थात प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अब बताइए, क से म तक के उच्चारण स्थान में आप भूल सकते हैं? याद किया हुआ भूल सकते हैं, लेकिन जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है उसे आप नहीं भूल सकते हैं। व्याकरण पूरा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपको याद होगा। कहानी की तरह सुनने से नहीं होगा। जो भी बताया गया है 2 दिन में, उसका अभ्यास बार बार करिए कि प्रत्याहार कैसे बना है, अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, यह प्रत्याहार बना है तो कैसे बना है, भैया ने बताया है, बताने का तरीका बताया है, उसको अभ्यास बार बार करना है, इससे आपको याद हो जाएगा। याद करना नहीं पड़ेगा। तो अब क से लेकर के म के वर्ण तक में कोई कठिनाई है किसी को? नहीं नहीं सर। नहीं है। चलिए, अब इतना तो बहुत सरल था, क्योंकि यह स्पष्ट था, बोलकर हम तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, केवल ये याद रखना है कि जो ओष्ठ तो स्पष्ट है, दांत भी स्पष्ट है, लेकिन जो तालु और मूर्धा है उसी में थोड़ी संख्या होती है। तो दांत के ठीक पीछे वाला भाग जो थोड़ा सा उठा हुआ मोटा वाला भाग होता है वह होता है तालु। उसके पीछे जो गड्ढा वाला भाग होता है वह है मूर्धा, जहां से हम टॉफी का स्वाद लेते हैं।
ठीक है, वह है मूर्धा। तो यह ध्यान रखना है, कंठ तो स्पष्ट ही है। अब देखिए विशेष बात, जो कवर्ग टवर्ग तवर्ग चवर्ग पवर्ग ये पांचों वर्ग हैं, उनके जो पांचवे वर्ण हैं, पांचवे वर्ण ग य ण न म, इसका उच्चारण स्थान तो निश्चित है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है आप लोग बताएं। नासिका। अरे अभी तो हमने बताया ही नहीं नासिका को, अभी जितना हमने बताया है कंठ। कंठ है। या का उच्चारण स्थान क्या है। तालु। 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 ण का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा। 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 हाँ। न का उच्चारण स्थान। दंत। म का उच्चारण स्थान। ओष्ठ। 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 बहुत अच्छा। अच्छा चलिए प्रैक्टिकल करना है। आप अपने नाक को दबाइए और अंगा का उच्चारण करिए तुरंत। उच्चारण हो रहा है स्पष्ट। नहीं। नहीं सर। नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए नाक को अपने दबाइए और न का उच्चारण करिए। स्पष्ट हो रहा है। नहीं। नहीं हो रहा है ना। नहीं सर। अब नहीं हो आप रहा है। कहिए कि नाक से तो सभी वर्णों का उच्चारण करने से समस्या होगी, नाक को बंद करेंगे तो। चलिए फिर से हम प्रैक्टिकल करते हैं। नाक को बंद किए किए आप जो है क का उच्चारण करिए। देखिए क्या कोई समस्या आती है क्या। नाक को बंद करके क बोलिए। कोई समस्या आई नहीं। न का नाक को बंद किए हुए क का उच्चारण करिए। हो रहा है। 1% भी कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक, अर्थात यह जो क ख ग घ, नाक बंद करिए क ख ग घ, चाहे नाक बंद करिए चाहे नाक को खोले रहिए, इनके उच्चारण में कोई भिन्नता नहीं हो रही है। जैसे हम ग आएंगे वैसे ही नाक पर जोर जाता है और इसका ठीक है। चलिए अभी आवाज आ रही है हमारी। जी सर। हाँ आ रही है। हाँ चलिए तो अब आगे देखते हैं। ऐसे ही नाक को बंद किए हुए च छ ज झ को बोलिए। कोई समस्या हुई नहीं हुई। जैसे ही आप या को बोलते हैं वैसे ही नाक पर जोर जाता है। वैसे ही ट ठ ड ढ और न, उच्चारण स्थान दोनों ये 5 वर्णों का उच्चारण स्थान समान है, कंठ है ये, लेकिन जो अंगा है यह कुछ विशेष है। इसमें विशेषता क्या है, इसका एक और उच्चारण स्थान है नासिका। ठीक है, तो जो वर्ग के पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान जो बताया गया है वर्ग के साथ, उसके साथ साथ नासिका भी है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। अब य र ल व, इसको हम देखते हैं। तो देखिए ह को बोलिए। ह पर देखिए स्पर्श नहीं होगा लेकिन जोर जाएगा, स्पर्श की तरह होगा। ठीक है, मतलब कि स्पर्श से पहले रुक जाएगा, स्पर्श होगा नहीं लेकिन स्पर्श होने से पहले रुक जाएगा, लेकिन जाएगा वहां तक।
ह को बोलिए, कहां पर जोर जा रहा है? कंठ। कंठ पर। याद नहीं करना है कि जो हमें याद है, को विसर्जनीयानम कंठ, याद नहीं करना है, ऐसे ही प्रैक्टिकल करके बोलना है। ठीक है, चलिए, ह हो गया। अब वह बोलिए, वह में किसका किसका कार्य हो रहा है? ओष्ठ वह दंत और दंत। वह में सबसे पहले ओष्ठ तो स्पष्ट है, लेकिन दांत का भी वहां पर प्रयोग है। ठीक है, जिनके दांत नहीं होते हैं वो वकार और जो दंत वाले स्थान है, त थ द ध न, इनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं सही से। इसी से स्पष्ट हो जाता है वृद्धजनों की जो बाणी है, इन्हीं वर्णों के उच्चारण की से भिन्नता होती है। ठीक है, तो वह में दंत और ओष्ठ। चलिए, ल का उच्चारण करिए। जीवा कहाँ जा रही है? दांत। दांत के पास, तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। र का उच्चारण करिए, र। जीवा कहाँ जा रही है? मूर्धा। मूर्धा। ठीक है, चलिए, य का उच्चारण करिए, य। जीवा कहाँ जा रही है? जीवा का जो बीच वाला भाग है, तालु। तालु पास जा रही है ना। ठीक है, तो इच यशा नाम तालु, ये हम जानते ही हैं। तो चलिए, अब ये जो तीनों स है, इनके उच्चारण में हमारे अंदर अशुद्धि है, तो इनका उच्चारण करके हम जान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो संस्कृत भाषी लोग हैं वो भी तीनों वर्णों का उच्चारण उनके उच्चारण स्थान से नहीं करते हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिकल करके हम नहीं जान पाएंगे वहां पर। इसके लिए सबसे पहले हमें अभ्यास करना होगा इन तीनों सकार को उसके उच्चारण स्थान से ही उच्चारित करने का। क्योंकि यदि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का उच्चारण हमें शुद्ध होना चाहिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो है तीनों सकार को तालव्य सकार की तो बोलते हैं। ठीक है, श श बुलाएंगे सुरेश। सुरेश, अच्छा बताइए, सुरेश में सबसे पहले कौन सा सा होता है, लास्ट में कौन सा सा होता है? पहला सकार जो है वो दंत है और लास्ट वाला तालव्य है। तालव्य। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आप देखेंगे कि बहुत प्यार से बुलाएंगे सुरेश। इसमें किसका उच्चारण हुआ? तालव्य का। तालव्य सकार का। लेकिन उनको बोलने में अच्छा लग रहा है, लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है कि अरे वाह, बहुत अच्छा उच्चारण है इनका, लेकिन अशुद्ध उच्चारण है ना। यदि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। उसका उच्चारण होगा सुरेश। जो दंत सकार है उसमें जिह्वा जो है दांत के पास जानी चाहिए, तालव्य सकार में जिह्वा तालु के पास जानी चाहिए, और मूर्धन्य सकार में जिह्वा को मूर्धा के पास जानी चाहिए। ठीक है, तो स, श और श जब दंत सकार बोलेंगे तो जिह्वा का जो आगे वाला भाग है वो दांत के पास जाएगा, स। जब तालव्य सकार बोलेंगे तो जिह्वा के अग्रभाग से थोड़े से पीछे वाला भाग तालु के पास जाएगा, श। और जब हम मूर्धन्य सकार बोलेंगे तो जिह्वा का बीच वाला भाग मूर्धा के पास जाएगा, श। स, श और श। ठीक है, जैसे षड्यंत्र, वर्षा, हम कहते हैं वर्षा, अथवा बहुत अच्छा बोले तो वर्षा, दोनों गलत है, वर्षा। ठीक है, तो इसका उच्चारण हमें शुद्ध करना है। हम जानते हैं दंत स, तालव्य स और मूर्धन्य स, ये हम स्पष्ट से रूप से जानते हैं। इसका उच्चारण हम गलत करते हैं तो इसका उच्चारण हमें सही करना है।
इतने उच्चारण स्थान में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, हमें ऐसी आशा है। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं जो नीचे 4 हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से ही होगा, सभी जानते हैं, ठीक। इसके बाद जो अगला है जिह्वा मूली। जिह्वा मूली जो है, जब का और ख बाद में होता है तो जो विसर्ग होता है उसको हम अर्ध विसर्ग कर देते हैं। अर्ध विसर्ग को ही जिह्वा मूली कहते हैं। देखिए अर्ध विसर्ग कैसे, जैसे विसर्ग में विसर्ग में क्या होता है, दो गोला होता है ना, एक गोला और 2 गोला। अर्ध विसर्ग को कहते हैं इस गोले का आधा ऊपर का भाग काट दिए, इस गोले के आधे नीचे का भाग काट दिए, तो देखिए क्या बचा, ये ऊपर वाला भाग बचा, नीचे वाला भाग बचा। ये क्या हुआ, अर्ध विसर्ग हुआ ना। तो क ख बाद में अगर रहेगा विसर्ग के बाद तो वह जिह्वा मूली हो जाता है, और प और फ बाद में रहेगा विसर्ग के बाद तो उसे उपधमानी हो जाता है। इसी अर्ध विसर्ग को ही जिह्वा मूली कहते हैं, इसी अर्ध विसर्ग को उपधमानी कहते हैं। क और ख बाद में है तो जिह्वा मूली कहते हैं, प और फ बाद में होता है तो उपधमानी कहते हैं। देखिए यह हमें याद कैसे हो, चिन्ह तो दोनों में एक ही बना हुआ है, तो कैसे हम स्पष्ट करें। क और ख को देखकर कैसे कहें कि जिह्वा मूली है, और प और फ को देखकर कैसे कहें उपधमानी है। तो एक को जान लीजिए, दूसरा अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जिह्वा मूलीय, जिह्वा उसका मूल भाग, मूल भाग अर्थात उसकी जड़, जीभ का सबसे पीछे वाला भाग, वह जिह्वा का मूल हो जाएगा। जिह्वा मूल से उच्चारित होने वाला वर्ण जिह्वा मूलीय, ठीक है। तो जैसे दू है, देखिए यहां हम देखते हैं, जैसे दुख हम लिखते हैं ना, दो विसर्ग छ, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसका ये क्या लिखा हुआ है, दुख। दुख लिखा हुआ है ना। यस। चलिए ये क्या लिखा है, दुख, नहीं दुख नहीं लिखा, ये दुख लिखा है। दो और ख, दुख सुख, ठीक है। ये दुख है और ये दुख है, दोनों को उच्चारण में भिन्नता है ना। दुख और दुख भिन्नता है कि नहीं है, जी सर। जी, भिन्नता है। ये किस लिए भिन्नता है, यह गलत है, ऐसा नहीं होता है, दुख ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर जो लौकिक में प्रयोग होता है वह अर्ध विसर्ग न करके पूरा विसर्ग ही रखते हैं, लेकिन जब जो हम उच्चारण करते हैं वह जिह्वा मूल का उच्चारण करते हैं। अगर हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो क्या कहेंगे, दुख, ऐसा बोलेंगे ना, दुख। विसर्ग का अगर उच्चारण करें तो क्या कहेंगे, दुख। लेकिन ऐसा उच्चारण नहीं होता, हम क्या कहते हैं, दुख कहते हैं। उच्चारण हम जिह्वा मूल का कहते हैं, अर्ध विसर्ग का करते हैं। अच्छा चलिए, दुख तो कहां जोड़ गया, जिह्वा के मूल पर। दुख, दुख जो जिह्वा का मूल है वहां पर स्पर्श हो रहा है, क और ख के पहले विसर्ग के उच्चारण करने पर। तो यह क्या है, जिह्वा मूली। उपधमानी स्पष्ट हो गया। उपधमानी में इसमें भी प है और ये प फ के बाद होता है, तो याद ही नहीं करना हमें। उपधमानी में प है
और प फ के बाद होता है, तो प फ के पहले यदि विसर्ग हो तो वो पदमा नहीं होता है, और क ख का उच्चारण करेंगे तो दुख सुख दुख दुख होता है, तो जिह्वा मूली होता है। अभी कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर। स्पष्ट चलिए है सर। अब आगे देखिए। अब बचा विसर्ग, तो रामः, हकार का उच्चारण हम करते हैं विसर्ग में, तो रामः, तो यह क्या है, कंठ से हो रहा है। रामः, श्यामः, हरिः, ऐसा उच्चारण है ना, तो यह कंठ है, यह स्पष्ट है। अब यह क्या हो गए, ऊपर के व्यंजन हो गए, अद विशेष अनुस्वार विसर्ग इत्यादि हैं, इनका हमने उच्चारण करना सीखा। अब आगे बच रहा है का उच्चारण कैसे करें, तो देखिए अब अ है, अ का उच्चारण करिए, कहाँ जोर जा रहा है, कंठ। कंठ ना, यहां पर स्पर्श नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि यहां से हम उच्चारण कर रहे हैं। तो जो आ है उसका उच्चारण करेंगे तो कंठ, कंठ होगा ना। चलिए लृ का उच्चारण करिए, लृ। अब ल है तो लृ का जो है दंत ही होगा, ठीक है। री, री का उच्चारण करिए, री। जीवा कहाँ जा रही है, मूर्धा। नहीं मूर्धा के पास तो नहीं जा रही है। री का उच्चारण करने पर जो हमने बताया है, किसके पास जा रही है, सही सही बताइए, उच्चारण करके बताइए। जिह्वा जो है, उच्चारण करना जो आपने सीखा है उसको, जो आपको याद है वो नहीं, प्रैक्टिकल करके बताइए। किरी का उच्चारण करने पर यहाँ तालु है और यहाँ जो गड्ढा वाला भाग वो मूर्धा है, तो तालु के पास जा रही है कि मूर्धा के पास जा रही है, मूर्धा के पास। मूर्धा के पास, तो आप सही उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जब री का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा तालु के पास जाती है, वो गलत उच्चारण है, ठीक है। जो शुद्ध संस्कृत बोलने वाले होते हैं, इसीलिए उनकी वाणी हमें मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि सारे वर्णों का उच्चारण वह शुद्ध रूप से करते हैं, इसलिए वाणी उनकी मीठी होती है। तो री अगर उच्चारण करने पर जिह्वा आपकी तालु के पास जा रही है तो आप गलत उच्चारण कर रहे हैं। जैसे तीनों स के बारे में मैंने बताया, स, श और श, इसका उच्चारण आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, उसको सुधारना है। तो री का उच्चारण करने पर जिह्वा हमारी मूर्धा के पास जा रही है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। ई, ई का उच्चारण करने पर जिह्वा की जो गति है वह तालु की तरफ जा रही है, इसलिए ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, ताल। अच्छा ओ बोलिए, ओ में किसका प्रयोग हो रहा है, बोल कर प्रैक्टिकल करिए। ओष्ठ का हो रहा है ना। अच्छा ओष्ठ को बिना हिलाए जो है वो बोल कर देखिए, बोल पा रहे हैं, सर नहीं होगा, नहीं। फिर से कोशिश करिए, शायद हो जाए। ओष्ठ नहीं हिलाइए, नहीं हो रहा, बोल पा रहे हैं, नहीं हो रहा है। बिना ओष्ठ का प्रयोग करिए आप ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अब ए और ए, अब देखिए ए और ओ को हमें देखना है, केवल ए और ओ को, क्योंकि जो ए का होगा वही ए का होगा, ओ का और ओ का, ठीक है।
वैसे तो पाणिनि जी के अनुसार ए और ए दो अलग अलग वर्ण हैं, ओ और औ दो अलग अलग वर्ण हैं। क्यों हैं? क्योंकि जैसे छोटा अ बड़ा अ है और प्लुत अ, ये ह्रस्व अ है, दीर्घ अ और प्लुत अ, ये तीनों एक ही वर्ण के भेद है ना। लेकिन यह 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन ए और ऐ में भेद होता है। क्या हम छोटा ए और बड़ा ए कहते हैं? छोटा ओ और बड़ा ओ कहते हैं? नहीं कहते हैं। जैसे छोटा आ बड़ा आ हमने पढ़ा है, छोटी बड़ी पढ़ा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ पढ़ा है हमने, लेकिन छोटा ए बड़ा ए हमने नहीं पढ़ा है, छोटा ओ बड़ा ओ हमने नहीं पढ़ा है। तो जो हम परंपरा से पढ़ रहे हैं वहां पर भी गलत नहीं पढ़ाया गया है, हम समझ गलत गए हैं कि ए का बड़ा रूप ऐ होता है, ओ का बड़ा रूप औ होता है, हमने समझा गलत है। ठीक है, तो ए अलग होता है, ऐ अलग होता है, ए भी दीर्घ ही होता है, ऐ भी दीर्घ ही होता है। अगर एक ही शब्द के भेद होते तो ए ह्रस्व होता और ऐ दीर्घ होता, ओ ह्रस्व होता और औ दीर्घ होता। लेकिन होता क्या है, ए भी दीर्घ है, ऐ भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है और औ भी दीर्घ है। तो यदि प्रश्न आए कि ए का दीर्घ स्वरूप ऐ है, तो क्या उत्तर होगा आपका? है कि नहीं है? आप लोग बताएं। ए का दीर्घ स्वरूप ऐ है अथवा नहीं है? क्या ऐ ए का ही भेद है? क्या ए और ऐ की सवर्ण संज्ञा होती है? प्रश्न एक ही है, कई प्रकार से हम पूछ रहे हैं। क्या ए और ऐ की सवर्ण संज्ञा होती है? क्या उत्तर है आप लोगों का? जी सर होता है, ए और ऐ समान संज्ञक होती है। हाँ, जैसे आ और आ क्या है? सवर्ण संज्ञक हैं। ई और ई क्या है? इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। री और री की सवर्ण संज्ञा होती है। उ और उ की सवर्ण संज्ञा होती है। वैसे ए और ऐ की भी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए ना। ओ और ओ की सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आ चुका है हमारे प्रश्न पत्र में। ठीक है, माध्यमिक यह प्रश्न पूछ चुका है पीजीटी में। ए और ऐ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, ओ और ओ की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। स्पष्ट है? अभी शंका है आप लोगों के मन में? सर क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है, यह बहुत अच्छा प्रश्न। अच्छा, क्या माहेश्वर सूत्र में छोटा अ बड़ा अ दोनों पढ़ा गया है? नहीं आचार्य नहीं। जी। नहीं सर, छोटी वो ई बड़ी दोनों? मांगे गए हैं। छोटी बड़ी दोनों? नहीं 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 नहीं। सर। छोटा उ बड़ा उ दोनों? नहीं। और ए और ए दोनों पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है? जी अलग अलग पढ़ा गया है। ओ और ओ दोनों पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है? पढ़ा गया। पढ़ा गया है ना। अब ये बताइए, वैयाकरण के लिए प्रसिद्ध है कि अगर उनके सूत्र बनाने में आधी मात्रा का लाभ हो जाए, कि आधी मात्रा भी उनको कम लिखनी पड़े, तो वह पुत्र के जन्मोत्सव के समान उत्सव मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो बताइए, ये ऐ दीर्घ वर्ण का उनको उच्चारण करना पड़ रहा है, और मतलब दो दो वर्ण सीधे सीधे आ गए, वो भी दीर्घ वर्ण।
और पाणिनि जैसे विद्वान, क्या उनसे गलती हो गई है? नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। तो पाणिनि पाणिनि जी ने वहां पर उच्चरित किया है अलग अलग। अलग अगर सवर्ण संज्ञा होती तो दोनों अलग अलग उच्चरित नहीं होते वहां पर। जैसे छोटा आ बड़ा आ दोनों का उच्चारण उन्होंने नहीं किया। अ कहने से ही 18 प्रकार के वर्ण का बोधन हो जाता है। ई कहने मात्र से 18 प्रकार के ई वर्ण का बोध हो जाता है। उ कहने मात्र से 18 प्रकार के उ का बोध हो जाता है। लेकिन ए कहने से 12 प्रकार के ए का बोध होता है, ए का बोध नहीं होता है। अच्छा, अगर दोनों सवर्ण संज्ञा होते, एक और बात कहते हैं। जैसे छोटा आ ह्रस्व है कि नहीं? ह्रस्व है। जी जी जी। क्या बड़ा आ भी ह्रस्व है? नहीं। वो दीर्घ है। नहीं। दीर्घ है ना। चलिए, दोनों अलग अलग है ना। देखिए, ये बताइए, छोटी ई ह्रस्व है कि नहीं है? क्या बड़ी ई भी ह्रस्व है? नहीं, नहीं है ना। दोनों अलग अलग हैं। अच्छा बताइए, ए ह्रस्व है कि दीर्घ है? ए दीर्घ है। दीर्घ। दीर्घ है। और ए? वो भी दीर्घ है। ए भी दीर्घ है। जब दोनों सवर्ण संज्ञक हैं, कैसे सवर्ण संज्ञक हो जाएंगे जब एक ही समान हैं? ठीक है। अगर दोनों दीर्घ ही हैं तो कैसे हैं? छोटा अ बड़ा आ। छोटा जो है वह ह्रस्व है, आ दीर्घ है। छोटी ई ह्रस्व है, बड़ी ई दीर्घ है। लेकिन ए और ए दोनों दीर्घ हैं। समझ आया? अगर प्रश्न जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ए और ए दोनों सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं है, तो इसका जो आपका उत्तर होगा वह यह होगा कि पाणिनि जी ने दोनों का अलग अलग उच्चारण किया है, इस कारण से इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ये जो हम इधर उधर बता रहे हैं आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। इसलिए ए और ए सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं, ओ और औ सवर्ण संज्ञक नहीं होते हैं। हेलो, ये आवाज आ स्पष्ट रही है? है उनके? हाँ हाँ जी भैया। हाँ, और इसका प्रयोजन भी है, गुण वृद्धि अलग अलग प्रयोजन भी है। यदि जी सवर्ण जी जी। संज्ञा मान लें तो क्योंकि विधिमान हो जाएगा तो गुण भी होगा, वृद्धि भी होगी, तो समस्या होने लगेगी। हाँ जी भैया। हाँ, एक और बात जो भैया ने बताई कि एक ही अच्छा ह्रस्व वो वृद्धि और गुण संज्ञा होती है ना। वृद्धि और गुण संज्ञा होती है। अगर ए की कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। और ए की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती वृद्धि। है। ठीक है। इसमें भी फिर समस्या आने लगती है। तो इसलिए ए और ए दोनों सवर्ण संज्ञक नहीं है। ओ और दोनों सवर्णी नहीं है। ये स्पष्ट हुआ? यस सर, आवाज आ रही है? ठीक। हाँ जी, आवाज आ रही, कहिए। सर यहाँ पे एक प्रश्न ये है, जैसे जो आ और ई से मिलकर ही तो ए बनते हैं और आ तथा ऊ से मिलकर ओ बनते हैं, तो हाँ ऐसे में भी तो इनको समझ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ना। हाँ, देखिए, ये हम केवल अपने कहने के लिए कह सकते हैं कि ये आ और ई मिल करके ए बनते हैं। आ और ऊ मिल करके ओ बनते हैं। ओ बनता है ना। यह केवल कहने के लिए है, एक प्रक्रिया मात्र है। अगर मिल करके बनता तो पाणिनि जी इसका अलग से उच्चारण नहीं करते। अच्छा, ये बताइए, क्या माहेश्वर सूत्र में इस क्षक की गिनती की गई है? छत्र की? नहीं इसको सर। उन्होंने कहा है? नहीं कहा है।
क्या त्र का उच्चारण उन्होंने महेश्वर सूत्र में किया है? नहीं सर। नहीं किया है ना। ज्ञ का उच्चारण उन्होंने किया है महेश्वर सूत्र में? नहीं किया है। नहीं। हमारी हिंदी वर्णमाला में इनका उच्चारण होता है, यह अलग वर्ण कहा जाता है, लेकिन वहां पर उन्होंने उच्चारण नहीं किया है क्योंकि यह संधि करके होते हैं। ठीक है, क और मूर्धन्य शकार के योग से छ बनता है, त और र के संयोग से त्र बनता है, ज और इया के संयोग से ज्ञ बनता है। इसलिए इसका उच्चारण नहीं किए क्योंकि यह क्या है, संयुक्त अक्षर है। तो अगर आ और ई के मिलने से ए होता तो इसका उच्चारण क्यों करते, संधि करके कर लेते। आ और सर इस बार ओ मिलकर के ओ होता, उसका उच्चारण नहीं करते वो। समझ आ रहा है? तो आ और ई मिलकर के ही ए होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जी कहिए। सर इस बार पेपर में आया था यूजीसी में जी। कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण है, तो उसमें जी। ऑप्शन में था आ ई ओ उ। तो अभी जो आंसर की आई है उसमें विकल्प में भी ओ ही सही है, मोस्टली लोगों ने ओ ही लगाया है। तो फिर नेट वाले या मतलब परीक्षा कराने वाले लोग ऐसे प्रश्न क्यों बनाते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को ऐसे पढ़ना पड़ता है उसको। तो ऐसे में हम फिर नहीं, गलत हम भ्रमित भी हो जाते हैं। देखिए बात क्या है। जी जी भैया। जी भैया। अरे जब आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो इनको उन्होंने मिश्र स्वर में डाल दिया है। पाणि व्याकरण की दृष्टि से नहीं है, लेकिन भाषा विज्ञान में आ ई और आ उ मूल स्वर में केवल आ ई उ री है, और उसके बाद मिश्र स्वर में ए ओ आई औ। यहाँ तक री भी उन्होंने मिश्र स्वर में डाला है। ला और उसमें अज भक्ति अच का लेप लगा करके, ला और अच का लेप लगा करके उसको बनाया है। हाँ जी भैया, वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से वहां पर प्रश्न है। जी वो सही है, जो वहां पर प्रश्न पूछा गया है वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से पूछा गया है। जब भाषा विज्ञान को हम पढ़ेंगे तो उसकी दृष्टि से भी हम देखेंगे। अभी तो केवल हम इस दृष्टि से देख रहे हैं ना, पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, तो जैसे अभी आप इंटरव्यू इत्यादि देंगे पीजीटी में, तो वहां ऐसे प्रश्न आपसे सामान्य पूछे जा सकते हैं। तो उस दृष्टि से बताया जा रहा है, जब प्रश्नोत्तर के रूप में भाषा विज्ञान को पढ़ाया जाएगा तो वहां पर भी इसको देखा जाएगा। ठीक, उनके पूछने का अभिप्राय सही था, वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से था। चलिए, तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठतालु होता है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। यह हमने उच्चारण स्थान देखा। उच्चारण स्थान सबको मालूम है, लेकिन और सरलता के लिए मान लीजिए हम परीक्षा में भूल जाएं जो हमने याद किया है, तो वहां पर प्रैक्टिकल करके हम लगा लें, इसलिए हमने ऐसा कहा। चलिए, अभी उच्चारण स्थान में कोई शंका है किसी को आज की जो चर्चा हुई है? नहीं सर, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो कल हम लोग प्रयत्न के बारे में देखेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न है और जो बाह्य प्रयत्न है, उसको हम सरलतम रूप से कैसे देखें, इस पर हम चर्चा कल करेंगे। ठीक भैया, फिर कक्षा को यह पूर्ण किया जाए, इस कक्षा को। हाँ जी।